What's up everyone? Welcome back to the channel guys। अगले 5 दिन में हम लोग को कंप्लीट कर लेना है हमारा बिजनेस स्टडीज का ये पार्ट बी। आप सबकी अटेंडेंस मैंडेटरी रहने वाली है। अगले 5 दिन में हमें साथ में मिलके 30 नंबर पक्के करने हैं और बहुत शानदार तरीके से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किताब का नाम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और चैप्टर का नाम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार है। आइए लेट्स बिगिन। अब बेटा जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो 2 शब्दों से जुड़ के बना है। मैनेजमेंट पे तो बेस्ड आपने पूरा पार्ट 1 पढ़ा कि मैनेजमेंट का मतलब एक दूसरे इंसान से काम करवाना ताकि गोल अचीव हो पाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में सही चीज सही जगह पे होनी चाहिए, सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए, किस तरीके से प्लान्स बनते हैं, कैसे डिपार्टमेंट्स बनते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैनेजमेंट में हमने पढ़ी। अब हमें मैनेज करना है फाइनेंस। देखो पैसे के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। अगर आपके पास फाइनेंस का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो हम इस पूरी बुक में ही ये सीखने वाले हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, कैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे फाइनेंशियल मैनेजर्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंस को मैनेज करते हैं ताकि फाइनेंस का शॉर्टेज भी ना हो और फाइनेंस बहुत ज्यादा भी वेस्ट ना हो। वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। देखो बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिंपली फाइनेंस का मैनेजमेंट है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है बच्चों कि किस सोर्स से पैसा आने वाला है। देखो अगर आपको बिजनेस करना है, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हो, एक अकेला मालिक ही पैसा लगा के बिजनेस नहीं कर सकता। वो कहां तक पैसा लगाएगा? एक इंसान के पास पैसा कम पड़ जाएगा। तो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है। पब्लिक से लोन लो, बैंक से लोन लो, शेयर्स इशू करो। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज जहां से पैसा अरेंज किया जा सकता है। तो किस सोर्स से अरेंज करें जिसमें कम से कम खर्चा आए, ना के बराबर खर्चा आए या लीस्ट खर्चा आए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए, है ना। तो एफिशिएंट एक्विजिशन मतलब कहां से लाएं, एंड एफिशिएंट एलोकेशन। एलोकेशन से क्या समझते हो? एलोकेशन का मतलब उसका बेस्ट यूज कैसे करें हम। अगर मैंने फॉर एग्जांपल बिजनेस लोन लिया बैंक से जिसपे मुझे 10% का इंटरेस्ट पे करना है बच्चों, तो ये तो हो गया मेरा एक्विजिशन कि मैंने पैसा कहां से अरेंज करा। बैंक से लिया, उस पर 10% इंटरेस्ट पे करना है। अब आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इस पैसे से कम इससे ज्यादा कमाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख का लोन लिया है बच्चों, तो 1 लाख पे 10%, 10,000 का इंटरेस्ट देना है ना मुझे, राइट। तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरा जो रिटर्न है, जो मैं इस पैसे को जहां भी लगाऊंगा बिजनेस में, उसमें इससे कमाई ज्यादा हो। कि मेरी कमाई अगर 15% हो रही है, 15%, तो 1 लाख पे 15%, 15,000 कमा रहा हूं, 10,000 बैंक को दूंगा, 5,000 कम से कम जेब में तो डाल सकता हूं। तो मेरा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स यानी यूज किस तरीके से हो रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब कैसे आ रहा है, एंड इन्वॉल्व्स वेरियस डिसीजंस। एक मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कौन कौन से डिसीजंस? पैसा कहां से आएगा, कहां पे इन्वेस्ट होगा, लॉन्ग टर्म में होगा या शॉर्ट टर्म में होगा, जितना हम पैसा कमाएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें शेयर्स में, शेयर होल्डर्स में, शेयर होल्डर को पैसा दें प्रॉफिट को या फिर हम सेव कर लें फ्यूचर के लिए। तो काफी सारे डिसीजंस हैं जो हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले पैसा कहां से आएगा, कहां यूटिलाइज होगा, उसके बाद जो हम प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। क्या शेयर होल्डर्स में सारा पैसा बांट दे, फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर लें। तो मल्टीपल चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। चलो देखो जरा नेक्स्ट क्या आ रहा है। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल या फिर इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या बड़ी बड़ी कंपनीज फाइनेंस मैनेजर्स को क्यों हायर करती हैं, क्यों रखती हैं उनको। नंबर 1 बेटा जी, द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत अच्छे से पता होता है
कि किस एसेट का क्या कॉस्ट है, यानी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, और उसको खरीदने से, उसको एक्वायर करने से हमें कितना बेनिफिट आने वाला है, यानी कितना इनपुट डालेंगे तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा। एक फाइनेंस मैनेजर को ये कैलकुलेशन आती है, एक फाइनेंस मैनेजर को ये समझ में आता है, ये चीजें पता होती हैं कि कौन सा फिक्स एसेट खरीदने से कितना बेनिफिट होगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं बच्चों, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, ये मेरे लिए एक फिक्स एसेट है स्मार्ट बोर्ड। मैंने इसको बाय करने से पहले मुझे पता था कि इस पे कितना खर्चा आएगा और इससे मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। तो मुझे एज अपना खुद का फाइनेंशियल मैनेजर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरे फिक्स एसेट्स का साइज क्या होने वाला है। साइज का मतलब कि मैं कितना कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला हूं अपने फिक्स एसेट्स में, और कौन कौन से एसेट्स होने वाले हैं। साइज का मतलब कितना, और कॉम्पोजिशन का मतलब किस पे। अब स्मार्ट बोर्ड तो बहुत सारे थे, मैंने अपने मैनेजमेंट के हिसाब से इस कंपनी का लिया, कोई किसी और कंपनी का लेता है, कोई किसी और कंपनी का लेता है। सिमिलरली मेरा ये कैमरा, ये भी मेरे लिए एक फिक्स एसेट है, तो ये भी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्वालिटीज के हो सकते थे। मैंने अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से लिया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो यही है कि क्या साइज रहेगा, क्या कॉम्पोजिशन रहेगा आपके फिक्स एसेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है द अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। अब यही सेम डिसीजन करंट एसेट्स पे भी लेना है। करंट एसेट्स में मेनली बच्चों कितना पैसा कैश में रहेगा, कितना पैसा बैंक में रहेगा, कितने पैसे का हमारे पास स्टॉक होगा, इन्वेंट्री होगा, कितना हम उधार बांटेंगे, यानी कि डेटर्स की बात कर रहा है। तो इस सब को भी तो मैनेज करना पड़ता है ना, कितना मेरे पास कैश होना चाहिए, कितना बैंक में होना चाहिए, कितनी एफडीज होनी चाहिए, कितना मैं उधार में बांटूं, कितने का मैं स्टॉक बना के रखूं, माल बना के रखूं, ये सब मेरे करंट एसेट्स हैं, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का ये भी काम है, जिसको फाइनेंस समझता है उसको ये सब भी समझता है ना। तो देखो, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इनटू कैश, बीआर, इन्वेंट्रीज, राइट। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। कितना पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, कितना पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं शॉर्ट टर्म में। भाई बड़ा सिंपल सी बात है, दोनों चीजों में चलता है ये, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, सोर्सेज में भी चलता है कि अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मैं लॉन्ग टर्म का लेने वाला हूं या मैं शॉर्ट टर्म का लेने वाला हूं। अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूं। ये कैमरा मैंने बाय करा, इसको मैं रेंट पे भी ले सकता था। ये बोर्ड मैंने बाय करा, मैं स्टूडियो रेंट पे भी ले सकता था, जहां पे लगे लगाए बोर्ड्स होते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स बच्चों जी जो हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हमें ये भी मैनेज करना पड़ता है, ये भी फाइनेंस मैनेजर का काम है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, साइज एंड कॉम्पोजिशन आपका फिक्स एसेट्स का कितना होने वाला है। नंबर 2, साइज एंड कॉम्पोजिशन आपका करंट एसेट्स का कितना होने वाला है। नंबर 3, आपका सोर्स और यूज, पैसा जो आएगा वो सोर्स शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, पैसा जो इन्वेस्ट करोगे वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 बच्चों, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इनटू डेट इक्विटी। अब जो मैं लॉन्ग टर्म में पैसा रेज करूंगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म में पैसा रेज कर रहा हूं या लोन ले रहा हूं, तो फिर शेयर्स इशू करके लूं या डिवेंचर इशू करके लूं। शेयर अगर मैं इशू करता हूं तो मैं शेयर होल्डर्स को इनवाइट कर रहा हूं, मैं मालिक बना रहा हूं, ऑनर्स बना रहा हूं। वहीं पे अगर मैं डिवेंचर इशू करता हूं तो मैं लोन ले रहा हूं, मैं कर्जा ले रहा हूं, मैं क्रेडिटर बना रहा हूं, उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो बच्चों, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जब आप शेयर इशू करते हो या आप डिवेंचर इशू करते हो, डिवेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट होता है, आप प्रॉफिट में हो नहीं हो, आपके पास पैसा है नहीं है, देना पड़ेगा। शेयर होल्डर को क्या चाहिए होता है? डिविडेंड चाहिए होता है। भैया इसको तो डिविडेंड है, प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं होगा तो नहीं देना है। ये रिस्क ही है, इसमें रिस्क नहीं है अगर देखा जाए, है ना। लेकिन शेयर होल्डर तो बोलता है, जो इंसान पैसा लगा रहा है वो तो बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे तो कंपनी में ऑनरशिप चाहिए। तो एक फाइनेंस मैनेजर ये भी कैलकुलेशंस लगाता है, ये भी देखता है कि डेट इशू करें या इक्विटी इशू करें, बहुत सारी चीज़ें उसको मैनेज करनी पड़ती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें P&L में होती हैं, जैसे डेप्रीसिएशन हो गया, जैसे हमें किस तरीके से इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना है, किस तरीके से हम डिविडेंड को दिखाने वाले हैं, टैक्सेस के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। इसका मतलब एक कंपनी के P&L अकाउंट में भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं जिसको कंसिडर करना पड़ता है एक फाइनेंशियल मैनेजर को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजंस के लिए, करंट एसेट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, डेट इक्विटी के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस की और सारी आइटम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, पता होना चाहिए बस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो, इतना हम क्यों ध्यान दे रहे हैं इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे। देखो बच्चों, अगर हम फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे ना तो हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा अगर आपको चलाना है तो फाइनेंस शुड बी देयर, राइट। अगर आप शॉर्टेज ऑफ फंड्स में रह जाओगे, आप बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाओगे। और अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश नहीं रखोगे, शेयर होल्डर कौन है? आपका इन्वेस्टर है, जिसने पैसा लगाया हुआ है, जो मालिक है। अगर उसी का वेल्थ नहीं बढ़ेगा, उसी का वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगा, उसी के शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो क्या फायदा? वो क्यों ही इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में? तो जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पर्पस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है? वो होता है बेटा जी, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर मैंने लेट सपोज किसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ एज अ शेयर होल्डर, मैंने क्यों खरीदा है? ताकि मेरे शेयर का प्राइस बढ़े। मैं तभी तो उस कंपनी को पैसा दे रहा हूं। मैं उसको बोल रहा हूं भैया आप बिजनेस करो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मालिक तो मैं ही हूं ना। जो शेयर खरीदता है बच्चों, वो मालिक होता है। आप पढ़ के आए हो ना क्लास 11th में, मैंने ही पढ़ाया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस कंपनी को सीधा सीधा पैसा दे रहे हो कि लो भैया बिजनेस कर लो। हमें बिजनेस नहीं करना आता, हम आपको पैसा दे सकते हैं। आपको बिजनेस करना आता है, आप अच्छे से करो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो मालिक तो मैं ही हूं, मेरे पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ बढ़े किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल डिसीजंस। ये है बच्चों अब टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट। आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है सर टॉपिक? टॉपिक का नाम है बेटा जी फाइनेंशियल डिसीजंस। एक फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि अच्छे से फंड का मैनेजमेंट हो सके, फाइनेंस का मैनेजमेंट हो सके। तो बच्चों शुरुआत कहां से होती है डिसीजंस की? देखो शुरुआत होती है बच्चों सबसे पहले कि पैसा एक्वायर कहां से करें, यानी एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब सोर्स, पैसा कहां से आएगा। तो एक्विजिशन के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्विजिशन के लिए हम लोग बोल देते हैं सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है बेटा जी कि पैसा कहां से आने वाला है, फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा हमारे पास होता है पैसा कहां लगेगा, यानी कि पैसे का यूज। पैसे का यूज, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई तुमने पैसा तो रेज कर लिया, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बैंक लोन ले लिया, अब उस पैसे से पैसा बनना भी तो चाहिए, नहीं तो डूब जाएगा बिजनेस। तो कहाँ इन्वेस्ट करूं, उसका यूज कहाँ पे करूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और तीसरा जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो शेयर होल्डर है, जो वो तो मालिक है, उसको भी तो हिस्सा चाहिए, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तीनों ही डिसीजन, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, सावधान इंडिया सवाल है ये, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, आप इसको छोड़ नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले चार्ट बना लो। पैसा कहां से आएगा, उसके लिए हम फाइनेंसिंग डिसीजन देखते हैं। पैसा कहां लगाओगे, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। पैसा कहां यूटिलाइज होगा, कितना पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स में, कितना पैसा आप बचा के रखोगे फ्यूचर के लिए, उसके लिए आप बोलते हो डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या सोचना होता है, फाइनेंशियल मैनेजर के पास क्या क्या चीजें होती हैं। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है कि पैसा इक्विटी से लेके आए या कर्जा लें, डेट से लेके आए। क्लास 11th में भी आपने 2 सोर्स पढ़े थे, ऑनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ये वही है। इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स फंड्स, यानी जो भी लोग ये पैसा लगा रहे हैं वो मालिक हैं। इसमें मेनली शेयर्स आते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब बेटा हमारी सेविंग्स। और ये क्या है? ये बोरोड फंड्स हैं, ये बोरोड है।
बोरोड का मतलब आपने डिबेंचर इशू करे, आपने बैंक लोन लिया, ये हमारे बच्चों डेट में आ जाते हैं, बोरोड फंड्स में आ जाते हैं। तो इक्विटी इज ऑनर्स फंड्स, शेयर्स में जाएं, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएं, डेट इज बोरोड फंड्स। अब दोनों का अलग अलग होता है। ये जो इक्विटी है बच्चों ये कॉस्टली होता है, इसके अंदर बहुत खर्चा आता है। शेयर इशू करने के लिए बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, सेबी की परमिशन, उसके बाद मार्केट्स में अप्लाई करो। मार्केट समझते हो, BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी फॉर्मेलिटीज़। अगला चैप्टर यही है, फाइनेंशियल मार्केट पूरा पढ़ाऊंगा। शेयर इशू करने के लिए शेयर बाजार से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना कोई भी कंपनी जाके शेयर बेच ले अपना, है ना। तो बहुत कॉस्टली है और डेट बहुत रिस्की है। सर ये रिस्की क्यों है? रिस्की इसलिए है कि अगर आप पैसा नहीं कमा पाए और इनका इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो आपके एसेट्स बिक जाएंगे। इनका इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि मैं पैसा शेयर इशू करके अरेंज करूं या डिवेंचर इशू करूं या दोनों 50-50 करूं या 60-40 करूं या 40-60 करूं, व्हाटएवर, वो उसका डिसीजन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है कि पैसा कहां से आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है बच्चों कि पैसा कहां इन्वेस्ट होगा, शॉर्ट टर्म एसेट्स में या लॉन्ग टर्म एसेट्स में। शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगाऊं या लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाऊं। शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इसको हम बच्चों कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस करना है, मुझे फैक्ट्री चाहिए। अब मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि फैक्ट्री के लिए मैं लैंड खरीद लूं या मैं रेंट पे ले लूं। खरीद रहा हूं तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए मेरी एसेट हो जाएगी, वो इसमें चला जाएगा। रेंट पे लूंगा तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे रेंट पे करना है, तो वो मेरा वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगा। तो बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेंज करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, कैसे करें, कहां इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, राइट। उसके बाद बच्चों जब आप पैसा कमा लोगे तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें या कितना पैसा सेव कर लें, सारा सेव कर लें या सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें या कितना कितना। ये हमारे बेसिक 3 डिसीजंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं। ठीक है, आओ जी, ये आपने बनाया गया अच्छे से। ये आपने चार्ट अगर बना लिया तो समझो आपका आधा काम हो गया। ठीक है, चलो 3 डिसीजंस हैं। ये देखो, फाइनेंस फंक्शंस रिलेट टू 3 मेजर डिसीजंस व्हिच एवरी फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले हमें दिखाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि आप पैसा कहां इन्वेस्ट करने वाले हो। कहां इन्वेस्ट करने वाले हो का क्या मतलब है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करोगे या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे। अभी बताया ना मैंने आपको। देखो, दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। अ फर्म हैज मेनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट। कई सारे ऑप्शंस होते हैं भाई, आप अलग अलग एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं व्हाइट बोर्ड भी लगा सकता हूँ, मैं ग्रीन स्क्रीन भी लगा सकता हूँ, मैं स्मार्ट बोर्ड भी लगा सकता हूँ, मैं चौक और ब्लैक बोर्ड भी लगा सकता हूँ। तो अलग अलग एसेट्स है ना, सबसे पढ़ाया जाएगा, राइट। तो अ फर्म हैज मेनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स बट फर्म हैज टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। आपको देखना पड़ता है आपको कौन सा बेस्ट रिजल्ट्स देगा, राइट। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। फर्म फिक्स्ड एसेट्स में भी पैसा इन्वेस्ट करती है, करंट एसेट्स में भी पैसा इन्वेस्ट करती है। जब भी फर्म बच्चों फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रही होगी उसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। इसका मतलब जब भी फर्म को कोई ऐसा डिसीजन लेना है कि भैया पैसा जो है वो अच्छे तरीके से लगेगा लॉन्ग टर्म के एसेट्स में, यानी हम लैंड खरीद रहे हैं, हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम कोई फर्नीचर बना रहे हैं, हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ह्यूज अमाउंट लगेगा, उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, वहीं ये सब मैं रेंट पे ले लूं या इस तरीके से अरेंज कर लूं, उसको मैं क्या बोल देता हूं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। क्या बताया बच्चों मैंने आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में? कैपिटल बजटिंग के बारे में कुछ चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वो क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा,
काफी बड़ा अमाउंट होगा, ह्यूज अमाउंट होगा। इसके अंदर आपके फिक्स एसेट्स बनेंगे। ये डिसीजन बच्चों इररिवर्सिबल होते हैं। इररिवर्सिबल का मतलब आपने एक बार सोच लिया या एक बार एक एसेट बाय कर लिया तो फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचो ना, आप बहुत मेहनत करके घर बनाते हो, आपने घर बनाया और फिर आप 2 दिन बाद ये नहीं कह सकते यार इस घर में मन नहीं लग रहा, रहना पड़ेगा उस घर में, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे डिसीजंस बच्चों इररिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। इसके अंदर हम परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, ये सब कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या सोच समझ के कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है, क्या चीज है जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आएगी। नंबर 1 इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहला आता है बच्चों कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आप जिस भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इट शुड जनरेट सम हैंडसम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फॉर यू। अगर वो प्रोजेक्ट आपको कैश ही जनरेट करके नहीं दे रहा, पैसा ही बना के नहीं दे रहा, तो फिर यार मेरा पैसा लगाना ही बेकार हो गया। मेरे बिजनेस ने, मैं बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करता हूं कि भैया मुझे पैसा बना के दे। अगर वो बिजनेस मुझे कैश फ्लो नहीं दे रहा, मुझे वहां से पैसा ही नहीं आ रहा, उधारी का बिजनेस है, बस पैसा लगाया और उधार बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो, कैश ही नहीं आता, बेकार है यार। हमें एक ऐसा बिजनेस देखना है या हमें ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना है जो हमें कैश फ्लो जनरेट करके दे। जो एसेट हमें कैश फ्लो नहीं दे रहा वो बच्चों बेकार है हमारे लिए। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आपको ये सोचना है कि पैसा मैं इन्वेस्ट करूं, कौन से एसेट में करूं, तो वो एसेट देखो जो आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे। Whenever a company investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow. वो एक्सपेक्ट करती है रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, हमें कैश आना चाहिए उस चीज से। दूसरा बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितने % का रिटर्न आ रहा है। अगर मैं 1 लाख इस एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं और ये मुझे 2% का रिटर्न दे रहा है, यानी 1 लाख का 2%, हम लोग यहां से 2000 रुपए बना रहे हैं। बताओ अब 1 लाख का 2% कितना हो गया, 2000 रुपए हो गया, राइट। अब यार इससे बढ़िया तो बैंक में रख देते, FD करा देते। 1 लाख पे 6% तो FD भी दे देगी, 6%, 6000 तो बैंक भी दे देगा आपको। तो आपको ये देखना है कि आपने जब जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में, जिस भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है, वहां से आपको रिटर्न कितना आ रहा है, वो रिटर्न अच्छा होना चाहिए। कम से कम 12% का रिटर्न होना चाहिए, 10 से 12% का। इन्फ्लेशन भी तो कवर करना है ना आपको। तो आपका रिटर्न कितना आ रहा है बिजनेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अगर आप कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से रिटर्न ही नहीं आ रहा, तो बेकार है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज द रेट ऑफ रिटर्न। जैसे देखो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट ए से 10% रिटर्न आएगा, प्रोजेक्ट बी से 15% रिटर्न आएगा, तो आपको प्रोजेक्ट बी में जाना है। तीसरा क्या आ रहा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि भैया हमें और भी बहुत सारी चीजें देख लेनी है कि हम जिस पर्टिकुलर प्रपोजल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, क्या उसके रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्या उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, क्या उसकी लेबर अवेलेबल होगी। तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है अलॉन्ग विद रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो, देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, जैसे इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न। डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं ये सब कैलकुलेट करने की, जिनको हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि कैश फ्लो कितना आएगा, सिर्फ यही नहीं है कि रिटर्न कितना आएगा, सिर्फ यही नहीं है कि रिस्क कितना होगा, रिस्क भी देखना है बच्चों। आप जिस प्रपोजल में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क कितना है, तो हमें मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क लेना तो पड़ेगा, बिना रिस्क के बिजनेस तो होगा नहीं। तो आपको ना तो बहुत बड़ा रिस्क लेना, ना आपको बहुत छोटू सा रिस्क लेना, मॉडरेट रिस्क लो। ठीक है, तो 4 चीजें हो गई। क्या क्या, कैश फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा है, रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिस्क कैसा है इस प्रपोजल में, अगर मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो कितना रिस्की होगा, ये भी चेक करो। और फिर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, कैश फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, रिस्क मॉडरेट है या नहीं है। उसके बाद ये चेक करो क्या इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या वो टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल होगी, क्या ये बिजनेस में आसानी से चला पाऊंगा, क्या ये बिजनेस इजीली मैनेजेबल है, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं वो सब चेक करो। तो ये सब सोचना पड़ता है बच्चों हमें कौन से डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ये बेटा हमने सबसे पहले ये वाला पार्ट पढ़ लिया। तो अभी इस वीडियो में आप लोग इतना पोर्शन रखते हैं।
अगली वीडियो में मैं आपको 2 और डिसीजंस कराता हूं, ये और ये, फिर हमारा ये वाला टॉपिक हो जाएगा बच्चों समाप्त। आप जल्दी से अपनी जो भी बुक आपके पास है, एनसीईआरटी है या व्हाटएवर बुक यू आर फॉलोइंग, उसको खोलो और उसको खोल के जल्दी से यहां तक का टॉपिक पढ़ लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से डिसीजंस हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और उससे रिलेटेड फैक्टर्स, वो सब हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कवर करेंगे बड़े आसानी से, क्योंकि टॉपिक क्लियर करना जरूरी है। आई डोंट वांट कि मैं सारे के सारे टॉपिक एक साथ पढ़ा दूं और बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहे। मुझे पता है यहां तक इनफ है, पहले यहां तक पढ़ो, यहां तक पढ़ने के बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही लेडीज एंड जेंटलमैन, चिंटूज एंड चिंटीज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं मिलता हूं थोड़ी देर में पार्ट 2 के साथ, जिसके अंदर ये वाले 2 डिसीजंस भी कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।